हेलो। पिछली बार हमने पंचतंत्र के बारे में स्टार्टिंग बताई थी कि पंचतंत्र कैसे स्टार्ट हुई और पंडित विष्णु शर्मा ने कैसे राजा के बच्चों को पढ़ाया और पंचतंत्र की कहानी सुनाते सुनाते ही कैसे उसने सब कुछ बच्चों को सिखा दिया। आज हम पंचतंत्र की कहानी प्रारंभ करेंगे। इस कहानी के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये कहानी एक बार सुन लेता है या इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसको अगर इंद्र से भी लड़ाई हो जाए तो वो युद्ध में हारेगा नहीं, या किसी बड़े से बड़े दुष्ट आदमी से भी उसकी अगर शत्रुता हो जाए तो भी उसे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, वैसे जैसे एक छोटे से टीचर था, नाम था चाणक्य, और उसकी लड़ाई किससे हुई थी? मगध के राजा नंद से। तो उस छोटे से टीचर ने ही एक राजा को हरा दिया था। ठीक वैसे ही इस कहानी को पूरा सुनने के बाद जो भी बच्चा इसको पूरा सुन लेगा, आराम से धीरे धीरे करके वो इतना होशियार हो जाएगा, इतना चालाक हो जाएगा, इतना दिमाग आ जाएगा उसमें, इतनी बुद्धि तेज हो जाएगी उसकी कि उसको कभी कोई ज़िंदगी में पीछे नहीं कर सकता। तो आप लोग भी इस कहानी को अच्छे से सुनना, पूरी सुनना, बीच में मत छोड़ना। अगर बीच में छोड़ोगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। और अगर ये कहानी पूरी सुन ली तो ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो हो सकता है किसी को न पता हो आपके साथ में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जो पंडित विष्णु शर्मा थे उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया और उन्होंने बच्चों को बताया कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और एक बैल था। इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो जो दोस्ती थी वो इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। लेकिन एक चालाक गीदड़ ने अपनी दुष्ट अकल लगा करके उन दोनों में आपस में क्या करा दी? दुश्मनी करा दी और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और इससे इन दोनों को ही नुकसान हुआ। इसलिए किसी की बातों में आकर के अपने किसी मित्र पे भरोसा कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपस में बड़ा नुकसान होता है। तो जो बच्चे सुन रहे थे उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शेर में और बैल में दोस्ती कैसे हो सकती है? शेर मांसाहारी है, बैल शाकाहारी है, और इन दोनों में अगर दोस्ती हो गई तो फिर लड़ाई कैसे हो गई? उस शेर का नाम क्या था? उस बैल का नाम क्या था? और वो बैल जंगल में कैसे पहुंच गया? बैल तो खेतों में होते हैं। ये सारी कहानी यहाँ हमें पूरी डिटेल में बताई है। क्योंकि कहानी कौन सी होती है? कहानी वो अच्छी होती है जिसमें डिटेलिंग हो। जिस कहानी में डिटेलिंग नहीं होती वो कहानी बेकार होती है। जैसे मैं बोल दूँ एक राजा था, एक रानी थी, उस राजा के ऊपर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया, फिर राजा ने अपना दिमाग लगा करके उस दूसरे राज्य को हरा दिया, ये कोई कहानी नहीं हुई। उस राज्य ने क्यों आक्रमण कर दिया, राजा ने उस दूसरे राजा की कौन सी कमी देखी जिसकी वजह से उसको जीत पाया, ये पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए कहानी में, वो कहानी अच्छी होती है। तो ऐसे उन बच्चों ने पूछा कि आप हमें ये बताइए कि वो बैल कौन था, वो जंगल में कैसे आ गया, वो शेर कौन था, कैसे उनकी दोस्ती हो गई, और उस गीदड़ ने ऐसा क्या किया जिससे उन दोनों की दोस्ती टूट गई। आप हमें सारी बात बताइए। तो क्या हुआ, उसने आगे बताना शुरू किया कि एक राज्य था, उस राज्य में एक वर्धमान नाम का बनिया था। वो बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन का क्या काम होता है? बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े, क्योंकि किसी बिजनेसमैन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना काम छोड़ दूं या मेरा बिजनेस ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसी बिजनेसमैन को नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? अपने काम को बढ़ाते चले जाना, ये बिजनेसमैन का काम होता है। तो वो सोचने लगा कि यार अभी अपने काम को बढ़ाना चाहिए मुझे, क्योंकि पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है। धन जिसके पास होता है, धन से ही सारे सुख हैं, धन से ही सब कुछ प्राप्त होता है। दुनिया में अगर कुछ भी चाहिए तो धन से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए, बिजनेसमैन को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और वो मन में जो है धन के बारे में सोचने लगा कि धन से क्या क्या होता है। उसने सोचा कि धन से ही लोग मित्रता करते हैं, जिसके पास पैसा हो उसी से दोस्ती की जाती है, जिसके पास पैसा ना हो उससे कौन दोस्ती करता है? धनहीन या गरीब आदमी से तो लोग ऐसे दूर भागते हैं जैसे कोई छूत की बीमारी हो, है कि नहीं? अछूत हो, ऐसे दूर भागते हैं। धनी को ही लोग बुद्धिमान समझते हैं, जो आदमी गरीब है उसको कोई बुद्धिमान नहीं समझता, लेकिन किसी का बहुत पैसा है उसको लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। धन का तो बड़ा महत्व है जीवन में। धन से, अगर धन किसी के पास नहीं है तो वो विद्या भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप स्कूल फी दे पाओगे, और स्कूल फी नहीं दे पाओगे तो आप स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे। तो धन तो बहुत जरूरी है।
अगर धन नहीं हो तो आप कोई आर्ट नहीं सीख सकते, ना कोई डांस सीख सकते, ना कोई ड्राइंग सीख सकते, कोई ट्यूशन नहीं आ सकते। तो धन तो बहुत आवश्यक है। सारी दुनिया धन के ही गुणगान करती है, धन वाले पैसे वालों की ही गुणगान करती है। लोग चाहते क्या है कि हमारी दोस्ती किसी बड़े अमीर आदमी से हो जाए, यही तो चाहते हैं। गरीब से कौन रिश्तेदारी निभाना चाहता है? गरीब को तो कोई आ जाता है तो लोग पहचानते भी नहीं है कि नहीं? दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख ही आदमी होगा जो बोलेगा कि दुनिया में धन की इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो दिमाग में सोच लेगा धन के बारे में, सोचता है कि जैसे भोजन सारे शरीर का पोषण करता है, सारे शरीर के अंग काम करते हैं भोजन की वजह से, ऐसे ही पैसे से ही सारे दुनिया में काम होते हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं है दुनिया पैसे से नहीं हो सकता। अगर पैसा है तो सारे काम हो जाएंगे। पैसे के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, कितना बड़े बड़े रिस्क नहीं उठाता, सारे काम करता है। और पिता के पास अगर पैसा ना हो तो पुत्र भी अपने उस पिता को त्याग देता है जिसके पास पैसा नहीं हो, है कि नहीं? ऐसे ही होता है। अगर कोई धनहीन आदमी हो, वो पैसे की चिंता में लगा लगा ही बूढ़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है। और किसी के पास पैसा हो, उसके पास से तो बुढ़ापा भाग जाता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए अच्छा अच्छा होता है, पहनने के लिए अच्छा अच्छा होता है, तो बुढ़ापा आता ही नहीं उसके पास। वो एक्टिव होता है, खेलने भी जाता है, कूदने भी जाता है, जिम भी करता है, स्विमिंग भी करता है, सब करता है, तो बुढ़ापा उससे दूर भागता है। तो पैसे की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। वो ऐसे दिमाग में सोचने लग गया। सोचते सोचते उसने सोचा कि यार लेकिन पैसा आएगा कैसे, पैसा कैसे कमाया जाए? आपने कभी सोचा है पैसा कैसे कमता है? मम्मी पापा पैसे कैसे कमाते हैं? पैसे कमाने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो सोचने लगा। उसने सोचा पैसा दुनिया में केवल 6 तरीकों से कमाया जा सकता है। कौन कौन से 6 तरीके से? या तो भीख मांग लो, भीख मांग के पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, किसी के नौकरी कर लो, नौकर हो जाओ किसी के, तो पैसा कमाया जा सकता है। हमारे पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो किसी के नौकरी करते हैं तो पैसा कमाते हैं, सैलरी मिलती है। या फिर खेती की जाए, अन्न उगाया जाए। चौथा तरीका है कि कुछ आर्ट सीख ली जाए, ज्योतिष सीख लिया जाए, या फिर डांस सीख लिया जाए, है ना, या फिर टीचिंग की जाए, कोई आर्ट सीख ली जाए, उससे पैसा कमाया जा सकता है। पांचवा तरीका है कि हमारे पास जो पैसा है हम उसको लेंड करना शुरू करें, उसको ब्याज भी देना शुरू करें। किसी को 100 रुपये की जरूरत है तो हम बोलें कि ठीक है 100 रुपये मैं दूंगा, पर तुझे मुझे 110 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं साहूकारी। ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, 100 के बदले 110 मिल जाएंगे हमें, है कि नहीं? ये ऐसे भी पैसा कमा सकता है। और छठा तरीका है बिजनेस का। किसी से मैं कोई सामान लूँ 100 रुपये में और उसको बेच दूँ 150 रुपये में, तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 6 तरीकों के अलावा कोई 7वां तरीका बिजनेस करने का या पैसा कमाने का नहीं समझ में आया उसकी में। अगर आपको कोई 7वां तरीका समझ में आता है तो बताइएगा जरूर कमेंट में। फिर वो सोचने लगा कि इन 6 में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। बोला भीख मांगना तो सही नहीं है, क्योंकि भीख मांगने से तो खाली पेट ही भर सकता है, उससे आदमी अमीर नहीं हो सकता है। फिर सोचने लगा नौकरी कर ली जाए, लेकिन नौकरी में भी दिक्कत है। नौकरी में आप जिसके नौकर बनोगे वो आप पे हुक्म चलाएगा। आप काम नहीं करना चाहते हो पर वो आपसे काम करवाएगा। रात को 12 बजे काम आ जाएगा तो भी आपको बुला लेगा, उठा लेगा, और आपको खरी खोटी और सुनाएगा अगर काम नहीं हुआ तो नौकरी भी करना सही नहीं है। हमारे पेरेंट्स कितनी खरी खोटी सुनते हैं अपने ऑफिस में, है कि नहीं, जो जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। तो उसने कहा यार नौकरी का भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, खेती की जाए। पर यार खेती में तो बहुत मेहनत लगेगी, ऊपर से सारी खेती कर ली, बीज डाल दिया, सब कर दिया, बारिश ही नहीं हुई तो फिर खेती कैसे होगी? ये भी सही नहीं है। फिर सोचा कि ज्योतिष या टीचिंग या डांस ऐसा कुछ किया जाए, पर बोला कि यार उसमें भी किसी गुरु की आवश्यकता है, कोई सिखाने वाला तो चाहिए, तभी तो कुछ कर पाऊंगा, वो भी नहीं जमेगा। तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि मनी लेंडिंग की जाए, पैसा उधार दे दिया जाए। किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है तो हम उसको बोले कि भाई तू मुझे 120 रुपये लौटाएगा तो मैं तुझे 100 रुपये दे दूंगा। पर इसमें भी रिस्क है। जिसके पास पैसा ही नहीं है, मैंने उसको पैसा दे दिया, वो पैसा लेके भाग गया तो मेरे 100 रुपये और चले जाएंगे 20 रुपये के लालच में, ये भी नहीं। तो उसको समझ में आया कि बिजनेस ही सबसे ठीक आइडिया है। 100 रुपये का सामान खरीदो, 150 में बेचो, इससे प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही यही बिजनेस सबसे बढ़िया है। अब सोचने लगा कि बिजनेस किस चीज़ का किया जाए। जब आप सोचते हो, कोई प्लानिंग करते हो, है ना, गेम का अटेंड करते हो या कोई एक्टिविटी करते हो तो प्लान करते हो ना कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना, ऐसे वो भी सोच रहा था कि बिजनेस किस चीज़ का किया जाए। तो उसने सोचा 7 चीज़ों का बिजनेस हो सकता है। या तो मैं किसी परचूनी की दुकान खोल लूँ, उसमें सामान बेचना शुरू करूँ, कॉस्मेटिक्स बेचना शुरू करूँ, है, औरतें आके खरीदेंगी कॉस्मेटिक का सामान। दूसरा तरीका है कि मनी लेंडिंग तो अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी से कोई चीज़ रखवा लूँ
जैसे किसी के पास सोने का हार है, अंगूठी है, मैं सोनू अंगूठी दे दे और मेरे से 1000 रुपये ले ले, तो बदले में मुझे 1000 रुपये दे दूंगा मैं और मेरे पास वो सोना हो जाएगा। अगर वो भाग भी गया मेरे पैसे लेके तो भी मेरे पास सोना तो है ही उसका, और 1000 के बदले मैं उससे 1500 रुपये ले लूँगा, तो यहाँ से भी प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि जो सामान मैं बेचूँ उसमें मिलावट कर दूँ, घटिया सामान बेचना शुरू कर दूँ, इससे ही मुझे प्रॉफिट होगा। चौथा तरीका, कम दाम में सामान खरीदूँ और ज़्यादा दाम में बेच दूँ। पांचवा तरीका, नाप तोल में थोड़ी बेईमानी कर दूँ, 1 किलो की जगह 800 ही ग्राम दूँ। कोई मुझसे बोले 1 किलो आलू देना, मैं उसको चुपके से 800 ग्राम ही दूँ, तो 200 ग्राम का मुनाफा हो जाएगा मुझे। या फिर आखिरी रास्ता ये है कि कोई चीज़ बनाता हो, मैन्युफैक्चरर हो, उससे मैं सामान खरीद लूँ और सामान खरीद करके उस मुझे तो थोक में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, मैं उसको महंगा करके बेच दूँगा। ये इतने तरीकों से बिजनेस किया जा सकता है। अब वो सबके प्लस माइनस सोचने लग गया कि भाई अगर मैं परचूनी की दुकान खोलता हूँ, जनरल स्टोर खोलता हूँ, तो उसमें एक नुकसान है कि जनरल स्टोर का सामान एक्सपायर हो जाता है, तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा काम क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं किसी से सोना या कोई चीज़ रखवा लूँ, मकान रखवा लूँ या कोई चीज़ रखवा लूँ, फिर उसको मनी लेंड कर दूँ। लेकिन इसमें भी चक्कर है, इसमें मन में लालच आ जाता है कि ये आदमी जिसने मुझसे उधार लिया है, ये आदमी वापस लौट के ही ना आए, मर जाए। इस तरीके के बुरे विचार आने लग जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छा आइडिया नहीं है। तीसरा ये है कि घटिया माल बेचूं, पर घटिया माल आप एक बार बेच लोगे, 2 बार बेच लोगे, बार बार तो नहीं बेच पाओगे। ये भी आइडिया सॉलिड नहीं है। तो सॉलिड है, क्या चीज़ चाहिए? कोई चीज़ प्लानिंग करो तो ऐसी करो कि बिल्कुल सॉलिड हो। तो उसने सोचा कि फिर नापतोल में हेरा फेरी करी जाए। बोला ये आइडिया भी सही नहीं है, क्योंकि नापतोल में अगर मैं हेरा फेरी करूँगा, किसी दिन पोल पट्टी खुल गई, बहुत मार पड़ेगी, कोई बचाने नहीं आएगा। ये आइडिया भी सही नहीं है। आखिर में समझ में आया कि भाई किसी से सामान खरीदो कम दाम पे और ज़्यादा पे बेचो। ये उसने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस करना है मुझे। तो उसने क्या किया, अगले दिन सुबह बहुत सारा माल मार्केट में से खरीदा और उसको बेचने के लिए मथुरा जाने का प्लान कर लिया। उसके पास बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में 2 बैल थे उसके पास, एक का नाम था संजीवक और एक का नाम था नंदक। ये दोनों बैल उसने अपनी बैलगाड़ी में जोते, सारा सामान अपनी बैलगाड़ी में रखा और मथुरा की तरफ चल दिया। अपने साथ कुछ व्यापारी भाई भी ले लिए कि चलो चलो मथुरा जाके बिजनेस करेंगे, यहाँ से माल खरीदेंगे, वहाँ जाके ऊंचे दाम में बेचेंगे, अच्छा मुनाफा होगा। सब लोग साथ में चल दिए अपनी अपनी बैलगाड़ी लेके। रास्ते में आ गया एक गड्ढा, और गड्ढे में उसका बैलगाड़ी का जो बैल था तो फंस गया, और जो संजीवक नाम का बैल था उसके घुटने में लग गई चोट और वो वहीं बैठ गया। अब बैलगाड़ी चले नहीं, फंस गया। उसने बड़ी कोशिश करी, पूरे 1 दिन इंतजार किया कि इस बैल की थोड़ा दवाई मल्लम कर दूं, दवाई लगा दूं, उठ जाए, नहीं उठा। अब साथ वाले लोग थे, साथ वाले लोगों ने समझाया कि भाई एक बैल के लिए कितनी देर रुके रखोगे, सारा सामान भी खराब हो जाएगा, और हम लंबे रास्ते जा रहे हैं, रास्ते में अगर डाकू वाकू मिल गए, रात बात हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, इस बैल को छोड़ दो, क्योंकि बड़े फायदे के लिए छोटे फायदे की चीज़ छोड़ देनी चाहिए, तो इस बैल को तो यहीं छोड़ दो। उसको भी बात समझ में आई। उसने क्या किया, एक दूसरा बैल लिया, खरीदा दूसरे गांव से, और उसमें लगा के अपनी बैलगाड़ी में संजीवक को वहीं छोड़ गया जंगल में, और 2 अपने नौकर संजीवक की सेवा के लिए लगा दी कि भाई तुम लोग यहीं रहोगे और ये जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक यहीं रहोगे। वो अपने रास्ते चला गया। अब वो जो 2 नौकर थे वो चालू थे, उनने संजीवक की 1 दिन ध्यान दिया, 2 दिन ध्यान दिया, जब उन्हें दिख गया कि ये तो भैया उठना ही नहीं है, तो 2 दिन बाद वो वहाँ से, ठीक है जंगल है, अब अपना रह लेगा जैसे भी, हम तो चलते हैं, हम कहाँ जंगल में पड़े रहेंगे, खाने में पीने में दिक्कत है। वो लोग भी वहाँ से चले। और जब वो लोग वहाँ से चले गए तो क्या हुआ कि जो संजीवक था, संजीवक किसी तरह घसीटता घसीटता वहाँ यमुना जी बह रही थी, तो यमुना जी का उसने पानी पिया। पानी पी के, स्वच्छ पानी पी के उसकी जान में थोड़ी जान आई। वहाँ यमुना जी के किनारे पे बहुत अच्छी घास भी लगी हुई थी, तो उसने वो घास खाई खूब सारी। घास खाने से, अच्छा पानी पीने से वहाँ माहौल भी बड़ा अच्छा था, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी, तो कुछ दिन में वो खाना पीना खा करके बढ़िया सा ठीक हो गया। उसके घाव जो था वो भी भर गया, वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया तो बढ़िया से जो है वो इधर से उधर घूमे और बड़ी ज़ोर ज़ोर से गर्जना करे, जैसे बैल करते ना, हो ऐसे करके, और जो भी चीज़ सामने आ जाए उसको अपने सींगों से उड़ेल दे। जो मिट्टी के टीले वगैरह थे वहाँ पे, उनको अपने सींगों से ऐसे उठा दे। अब तो वो अपने आप को उस जंगल, वहाँ से जो एरिया था, उस एरिया का राजा समझ लगा
कि अब तो यहाँ कोई है नहीं और मैं भी आज़ाद हूँ, मेरे ऊपर कोई बैलगाड़ी में जोतने वाला नहीं है। ये सोच के वो मज़े से वहाँ पे रहने लगा। एक दिन जंगल का शेर जिसका नाम था पिंगलक, वो अपनी फैमिली के साथ नदी के पास पानी पीने आया। और पानी पीने आया तो उसने देखा कहीं से बहुत जोर की आवाज़ आई। देखा ये आवाज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं, ये किसकी आवाज़ है। अपनी फैमिली के मेंबर्स को उसने बोला थोड़ा झाड़ियों में हो जाओ, मैं ज़रा देखता हूँ कौन है। चुपचाप किया तो देखा एक बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा बैल, और जिसके दो दो बड़े बड़े सींग, और बहुत जोर से हाँ हाँ ऐसे कर रहा था। अब शेर ने तो कभी ज़िंदगी में बैल देखा नहीं, क्योंकि जंगल में तो बैल होते नहीं हैं, बैल तो गाँव में होते हैं। अब शेर डर गया उसको देख के कि यार ये इतना बड़ा जानवर कौन है, ये तो मुझसे भी बड़ा है। और शेर बेचारा उससे थोड़ा सा घबरा गया और अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ से वापस लौट गया। बोले ये तो गड़बड़ मामला है, आज तो पानी नहीं मिलेगा। अब क्योंकि शेर तो जंगल का राजा था, तो जंगल के राजा के पास 2 मंत्री भी थे। उसके मंत्री जो थे, एक का नाम था कर्टक और एक का नाम था दमनक। तो उसके पास मंत्री थे। तो कर्टक ने दमनक से कहा कि भैया आज शेर जंगल में पानी पीने गया था नदी के पास, पर बिना पानी पिए ही जो है चिंता में आकर के लौट आया, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। तो जो दूसरा मंत्री था दमनक, उसने कहा अगर उसको पानी नहीं मिला तो इससे हमें क्या, दूसरे के काम में क्यों टांग अड़ाना है। होशियार लोग दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला होगा, किसी वजह से बैठा होगा अपनी परेशानी में। तो कर्टक बोला कि नहीं भैया, हम उसके मंत्री हैं, वो हमारा राजा है, तो हमें उसकी पूछनी तो चाहिए कि क्या परेशानी है उसको। दमनक ने कहा कि भैया रे ऐसा है कर्टक, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं तो वैसा ही होगा जैसे 2 आदमियों के बीच में जब बंदर कूदा तो बंदर की जान देनी पड़ी लकड़ी में, लकड़ी के बीच में फंस के। अब सारे बच्चे भी पूछने लगे कि अरे ये तो कहानी में से एक और कहानी आ गई, अब आप हमें उस बंदर की कहानी पहले सुनाओ कि वो कौन सा बंदर था जिसकी जान चली गई 2 लोगों के बीच में कूद के। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी जो नेक्स्ट कहानी है, कहानी के अंदर कहानी है, ये हम सुनाएंगे अगले सेशन में। ओके, आपका होमवर्क ये है, आप मुझे बताएंगे बिजनेस कितने तरीके से हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहो तो कौन सा बिजनेस करोगे जो सबसे फायदेमंद हो आपके लिए। ओके, आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बाय।